नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेंड करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन से। सभी लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों ये करंट अफेयर का मॉक है और इसमें 100 एमसीक्यूज के माध्यम से हम इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इनमें जो एक से ज्यादा विकल्प आप देख रहे हैं इसके द्वारा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं, तो खुद से करने का प्रयास कीजिएगा और जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने अपने से कितने सही किए। आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर की पूरी तैयारी आपकी यहाँ पे परखी जाएगी। अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है तो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फोन करेंगे तो जितनी भी सूचनाएं आप चाहते हैं वो आपको इन नंबरों से प्राप्त हो जाएगी। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, फायदा ही फायदा है। और ये लोगो है नीचे और वेबसाइट आप देख ही रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है और इसमें कहा जा रहा है कि रिसेंटली द सेकंड क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो मंत्री स्तरीय बैठक होती है क्वाड की, वो यहाँ पे दूसरा जो संस्करण है उसको लॉन्च किया गया, मतलब वो आयोजित होती है। उसका जो स्थान है वो दिया हुआ है जापान का टोक्यो शहर। तो यहाँ से वेन्यू भी पूछ सकता है। अब ये कहा गया कि भारत की ओर से यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे, लेकिन पूछा ही जा रहा है कि किस देश के विदेश मंत्री ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। नीचे देशों के नाम दिए हैं, तो भारत तो पहले ही बाहर हो जाता है क्योंकि भारत की ओर से गए थे। बचते हैं 3 देश, इनमें से आप देख लीजिए। तो इसका चाइना हो जाएगा, चाइना की ओर से जो विदेश मंत्री है वो इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया कि हाल ही में पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आतिथ्य उद्योग के लिए, यानी जो टूरिज्म सेक्टर है उसके लिए साथी नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक फिल्म भी लॉन्च की है। फिल्म का नाम क्या है ये आपको बताना है। साथी नाम का एप्लीकेशन जो है उसका संबंध किससे है? टूरिज्म से है। और यहाँ पर जो फिल्म लॉन्च की गई है उसका नाम देखिए कौन सा होगा। पथिक होगा, प्रगति होगा, कोविड-19 होगा या कोई नहीं होगा। तो पथिक नाम की ये मूवी है जिसको कि इस अवसर पर लॉन्च किया गया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया कि हाल ही में किसे भारत यूएसए व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट और ग्लोबल एक्सीलेंस का अवार्ड होता है वो दिया गया है। ये कौन से व्यक्ति हैं? तो मुकेश अंबानी का विकल्प दिया है, उनके पिताजी हैं यहाँ पर, और रतन टाटा हैं और गौतम अडानी है। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका रतन टाटा हो जाएगा, सी वाला। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि बिहार हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नीचे पंकज कुमार का नाम दिया है, दीपक पटेल है, नंददास है और चंद्रमोहन सिंह है। इसमें से कौन से होंगे? तो ये पंकज कुमार जी हैं। इसका जो विकल्प है वो ए वाला सही होगा, चौथे का ए सही हो जाएगा। इसके बाद 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा, मतलब बिहार राज्य सरकार का जो विभाग है, अब ये कौन सा विभाग है जो कि कृषि वानिकी योजना को शुरू कर रहा है? नीचे विभाग का नाम दिया हुआ है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, वन विभाग या पर्यावरण विभाग। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो कि इस योजना को लॉन्च किया है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में कहा जा रहा है। तो आपने देखा कि जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 वाली, उसमें लंबे समय के बाद बदलाव होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। पूरा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको उलट फेर कर दिया गया है, मतलब भविष्य का पूरा खाका तैयार किया गया है। प्रशंसनीय योजना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कितनी सफल होती है ये देखने वाली बात है। तो उसमें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इतना लंबा नाम जो है इसको कन्वर्ट करके छोटा नाम यहाँ रखा गया है, जो कि इसके लिए ज़्यादा सार्थक है। तो यहाँ जो 4 विकल्प है इनमें से देकर बताइए कि क्या नाम रखा गया है। ये आपने पढ़ा भी होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ये शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका नाम कर दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है देखकर बताइए। पहले वाले में कहा गया कि विश्व जल सप्ताह 2020, इसमें मनाने का जो डेट दिया है वो 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त 2020 का था, एक सप्ताह का। दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि विश्व जल सप्ताह 2020 का जो ध्येय वाक्य था या थीम था वो यहाँ दिया हुआ है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। इनमें से कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है। देख लीजिए। तो देखिए दोनों सही है। यहाँ पर जो डेट दी है वो भी परफेक्ट है और जो थीम दिया है वो भी सही है। तो इसका जो सी वाला आंसर है वो सही होगा। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं उनके लिए ये दिया हुआ है रोजगार बाजार नाम का एक पोर्टल, जो कि ऑनलाइन जॉब देने का काम करेगा या उपलब्ध कराएगा, उसका शुभारंभ किया गया है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? मतलब ये बेरोजगारों के भले के लिए की गई योजना है। कौन सी राज्य सरकार है? गुजरात, MP, दिल्ली या राजस्थान? तो इसमें दिल्ली हो जाएगा। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, 8 का सी होगा। यहाँ कहा गया कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है उसके केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी, नितिन गडकरी जी का पूरा नाम है ये। तो इन्होंने राजमार्ग के किनारे जितने भी नेशनल हाईवेज होते हैं उनके किनारे वृक्षारोपण और वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सड़क पर, मतलब सड़कों के किनारे पेड़ लगवाने की परंपरा ये बहुत पहले से चली आ रही है, तो वो परंपरा यहाँ पे कायम रखी गई है और उसकी निगरानी के लिए यहाँ एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप का नाम आपको बताना है। नीचे नाम दिए हुए हैं, हरित पथ है, हरित मार्ग है, मार्ग हरियाली है और ग्रीन राजमार्ग है। इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो 9वें का जो परफेक्ट आंसर है वो पहला वाला ही हो जाएगा, हरित पथ। हरित पथ नाम का ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 नहीं है बल्कि यहाँ पर 3 है और तीनों को आपको देखकर बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये सेलिब्रेट किया गया था पूरे विश्व में 8 सितंबर को। इसकी जो डेट है वो दी हुई है। इसके बाद इसका जो थीम वाक्य है 2020 का वो दिया है। थीम वाक्य क्या है? साक्षरता, शिक्षण, शिक्षा कोविड-19 संकट के दौरान और उसके बाद। देखिए कोविड-19 की जो महामारी फैली है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो शिक्षा ही है, क्योंकि बाकी जितनी चीज़ें हैं वो अब तो खुल चुकी हैं। लगभग सभी में तालाबंदी जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र की जो तालाबंदी है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है।
कहीं ना कहीं उसमें बाध्यताएं हैं और इसके पीछे कारण वही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं या कम उम्र के यहाँ पे बच्चे हैं जो कि संक्रमण के आसान शिकार हैं। तो ऐसे में उन्हें एकदम से खुली छूट देना ये सही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये क्षेत्र बाधित है। तो इसका भविष्य क्या हो सकता है और वर्तमान में क्या किया जा सकता है, इसी पर विचार विमर्श यहाँ किया जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसको देखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि भारत की औसत साक्षरता 77.7% है। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 10वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, देखिए इसका सभी सही है। जितने यहाँ दिए हुए हैं सबके सब सही हैं। आप जानते हैं वैसे अगर पूरे देश का देखें तो यहाँ आंकड़ा दिया है 77.7, लेकिन अगर राज्यवार देखा जाए तो केरल की जो साक्षरता दर है 96.2%, वो देश में सर्वाधिक है, ये आप जानते हैं। और दिल्ली जो है वो सेकंड पोजीशन पे है 88.7 के साथ। यहाँ पर यूटी और स्टेट अलग अलग करके नहीं देखा जा रहा है। ये कुछ हमने देखा, इसका डी वाला परफेक्ट है। इसके बाद 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया कि हाल ही में किसने स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए अभिनव समाधान की शुरुआत की है। ये शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? रविशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन है, या नितिन गडकरी जी हैं, या जितेंद्र गुप्ता जी हैं। इसमें से कौन सा होगा देखकर बताइए। तो ये रविशंकर प्रसाद जी हैं। इसका जो ए वाला है वो सही हो जाएगा, ए वाला इसमें परफेक्ट है। 12वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा गया कि जुलाई 2020 में मोरिसाना कायट, ये एक नाम है, और दूसरा है मारियाना नायनिक्स, इन दोनों जने को यूएन ग्लोबल नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई। ये स्टेटमेंट है। और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसे आप देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जुलाई 2020 का जो समय था उसमें भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी, यहाँ नारायण स्वामी गलत लिखा हुआ है, इन्हें सिंगापुर के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति मेडल या राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इनमें से सही कौन सा है। तो 12वें का जो परफेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 वाले में कहा गया है कि उत्तम प्रसाद पासवान जी का हाल ही में देहांत हो गया है और ये बिहार की किसी कला से जुड़े हुए थे। उस कला का नाम आपको बताना है। बिहार से इनका संबंध था और किस कला से इनका संबंध है ये आपको यहाँ पर चुनना है। नीचे दिया है टिकुली आर्ट, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए थे। इनका पूरा जो संबंध था वो मधुबनी पेंटिंग से था। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। पीयूष गोयल ने 9 अगस्त 2020 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन, जिसे कि एनपीपीसी कहा गया, इसकी डिजिटल प्रदर्शनी और सम्मेलन का जो चौथा एडिशन था उसका उद्घाटन किया है। ये पहला स्टेटमेंट है। और सेकंड वाले में कहा गया है कि ये जो उद्घाटन हुआ है, मतलब ये सम्मेलन जो था, इसका थीम वाक्य था प्रौद्योगिकी सक्षम सरकार, खरीद, दक्षता, पारदर्शिता और समावेश। ये इसका ध्येय वाक्य था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नीचे इस रूप में भी आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें बताइए कि सही कौन सा है, इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका सी हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर परफेक्ट है, मतलब जो थीम दिया है वो भी सही है, टेक्नोलॉजी इनेबल गवर्नमेंट, प्रोक्योरमेंट, इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूजन, ये इसका ध्येय वाक्य है। और एनपीपीसी का ये पूरा जो चौथा एडिशन है इसको यहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। इसके बाद 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 1 जून 2020 की तारीख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चैंपियंस नाम का जो एक तकनीकी पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है और इसका पूरा नाम भी आप यहाँ देख रहे हैं, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये पूरा लंबा सा इसका नाम है, संक्षिप्त आप इसमें देख रहे हैं चैंपियंस। तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है ये आपको बताना है। पोर्टल तो ही है और नाम जिसने लॉन्च किया है उसका भी नाम आप देख रहे हैं, मोदी जी का, लेकिन किससे संबंध इसका है, तो ये एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसका जो संबंध है वो एमएसएमई सेक्टर से है। और आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है इसमें आत्मनिर्भर भारत की पूरी पहल चलाई गई है और इसमें एमएसएमई सेक्टर को ज़्यादा वरीयता दी गई है। इसके बाद आगे चलते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पर इंडिया हेल्थ केयर वीक के बारे में कहा जा रहा है, जो कि 17 से लेकर 21 अगस्त 2020 के बीच में आयोजित हुआ था। अब इसका जो थीम वाक्य है वो आपको इसमें से ढूंढना है। पहला वाला जो है उसमें रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, ये दिया हुआ है। दूसरे वाले में डिफाइनिंग हेल्थियर इकोलॉजिस्ट है, ये दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा जो हिंदी वर्जन है उसमें दिक्कतें हैं, यहाँ इंग्लिश वाले को देख लीजिए। तो डिफाइनिंग हेल्थियर इकोलॉजिस्ट, इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आपकी फिट हेल्थ फॉर इकोसिस्टम और नॉन ऑफ एबव। ये 3 जो थीम वाक्य हैं इनको ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा होगा ये बताइए। 16वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसका ए वाला सही हो जाएगा, रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। मतलब जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसकी रीडिफिनेशन यहाँ पर क्रिएट की जाएगी, ऐसा दिया हुआ है। तो ये थीम वाक्य है और थीम वाक्य से ये पता लगता है कि सम्मेलन में आखिर हुआ क्या होगा, उसका बेस क्या था या वहाँ उद्देश्य क्या था। तो ये थीम वाक्य याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 17वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरेंटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये नाम दिया हुआ है, मतलब ये क्षेत्र है और इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन बनी है, डॉक्टर निर्मला जैन बनी है, डॉक्टर उषा शर्मा बनी है, रेखा यादव बनी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, तो इसका बी वाला सही होगा, डॉक्टर उषा शर्मा, ये इसमें नाम सही है। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फैक्चुअल सब कुछ है। फैक्ट अगर आपको पता है तो आप 2 मिनट में करके हट जाएंगे और नहीं तो फिर घंटों लग जाएगा, हल नहीं होगा। देखिए 18वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ये दिया हुआ है। इसके बाद ये पेरिस की है, इसके द्वारा प्रतिष्ठित थियोडोर वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 में किस भारतीय को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये एक एकेडमी है और ये कहाँ पर स्थित है, ये पेरिस में स्थित है और इसके द्वारा ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसका नाम भी याद कर लीजिएगा, थियोडोर वॉन कर्मन पुरस्कार। अब किस भारतीय को ये सम्मान मिलने वाला है, नीचे नाम दिया है डॉक्टर विक्रम साराभाई, इसके बाद डॉक्टर के सिवन इसरो के अध्यक्ष, उसके बाद डॉक्टर विमल पाठक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा होगा। 18वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसका बी वाला सही होगा, डॉक्टर के सिवन, इसरो के जो चेयरमैन थे उनको।
इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है उसके द्वारा कितने जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। जो ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन है वो कितने राज्यों में, मतलब किन राज्यों के कितने जिलों में शुरू किया गया। यहाँ जिलों की संख्या आपको बतानी है, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपको बताना है। 172, 272, 162 या 262, इसमें से कितना होगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो 272 हो जाएगा, यानी इसका बी वाला सही है। 19वें का बी सही हो जाएगा। 20वें की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है और यहाँ नाम दिया है सर जॉन डेविड का, सर डेविड एटनबरो का, विलियमसन का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। देख लीजिए। तो 20वें का जो परफेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, ये डेविड एटनबरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा जा रहा है कि विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020, ये जो नेशनल डे है, इंटरनेशनल डे है, इसका 2020 का थीम था यहाँ पे कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपुल्स इन साइलेंस। और ये दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। देखिए इसमें कई सारे प्रश्न इसी एक प्रश्न के अंदर छिपे हुए हैं। पहली चीज तो ये है कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो ध्येय वाक्य है वो पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपुल्स रीसाइलेंस। अब इसके बाद इसकी डेट आपको बतानी है। तो यहाँ 7 अगस्त दिया है, 8 अगस्त दिया है, 9 अगस्त दिया है या 10 अगस्त दिया है, इसमें से कौन सा होगा। तो 21वें का जो करेक्ट आंसर है वो 9 अगस्त हो जाएगा। 9 अगस्त को ये दिवस मनाया गया था। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र नाम का जो एक विशिष्ट पहचान पत्र है इसको लॉन्च किया गया है। इसको PPP कहा गया है, परिवार पहचान पत्र, PPP। तो ये कौन सा राज्य है, हरियाणा है, झारखंड है, यूपी है या MP है, इसमें से कौन सा होगा। तो 22वें का जो करेक्ट आंसर है वो हरियाणा राज्य हो जाएगा, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। यहाँ कहा गया कि हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इन्होंने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के ये गांव का नाम दिया है विजिनजॉम गांव में, ये नाम है विचित्र सा। इसमें पहली बार या पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू की है, समुद्री एम्बुलेंस, और उस एम्बुलेंस का नाम क्या है ये आपको बताना है। देखिए कुछ जानकारियां तो इसी प्रश्न के अंदर है। पहली चीज तो ये है कि ये समुद्री एम्बुलेंस की जो सेवा है ये तिरुवनंतपुरम जिले के एक गांव में शुरू होती है, जिसका नाम आप यहाँ देख रहे हैं विजिनजॉम। अब ये जो समुद्री एम्बुलेंस की सेवा है इसका नाम रखा गया है। अब नाम क्या है ये देख लीजिए, इसमें से कौन सा होगा। 3 अच्छे नाम यहाँ दिए हुए हैं। पहला है प्रतीक्षा, दूसरा है प्रत्याशा और तीसरा है कारुण्य। इसमें से कौन सा है, A, B और C, या फिर कोई नहीं है, ये भी एक विकल्प है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रतीक्षा हो जाएगा, यानी इंतजार करिए ये पहुंचेगी, ये इसका नाम। और यहाँ जितने अक्षर आपको दिख रहे हैं वो सब कैपिटल लेटर में लिखे गए। इसका मतलब ये है कि इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये प्रतीक्षा जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद आगे चलते हैं। 24वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2020 का जो यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है इसमें भारत की जो 7 कंपनियां हैं उनको शामिल किया गया है। और इसमें से फर्स्ट पोजीशन किसकी है, मतलब इन भारतीय कंपनियों में से, ये आपको बताना है। तो इसमें नीचे 4 कंपनियों के नाम दिए हुए हैं। पहला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरा है भारत पेट्रोलियम और चौथा है टाटा मोटर्स। इसमें से कौन सा होगा। तो 24वें का जो परफेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि ये रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। विश्व की जो 500 सबसे बड़ी कंपनियों की ये सूची जारी होती है, इसमें प्रसिद्ध जो अमेरिकी रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, वो एकदम हाईएस्ट, एकदम पीक वाली जो टॉप पोजीशन है उस पर है, पहला स्थान इसका है। और बाकी जो भारतीय कंपनियां हैं उनका आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 25वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, तथा यहाँ दूसरे नाम को आप देख रहे हैं। इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा वासु परांजपे, इन्हीं को संक्षिप्त में कहा जाता है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है क्रिकेट ड्रोना, और 2 सितंबर 2020 को इसका विमोचन किया जाएगा, जो कि हो चुका होगा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। यहाँ आपने देखा प्रश्न में ये कहा गया है कि कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के ऊपर लिखी गई ये किताब है, यानी उनके जीवन पर लिखी गई किताब है, और इसका नाम है क्रिकेट द्रोण। ये द्रोणा जो शब्द लिखा हुआ है ये द्रोण शब्द है असल में, और द्रोण का मतलब यहाँ द्रोणाचार्य से है। तो ये क्रिकेट द्रोण जो नाम की किताब है ये इनके जीवन पर लिखी गई है। 2 सितंबर 2020 को इसका विमोचन किया गया। अब आपको बताना यह है कि इसको लिखने वाले कौन है। ये मत समझिएगा कि वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने इसको लिखा है, उनके जीवन पर लिखी गई है। यहाँ नीचे 4 विकल्प आप देख रहे हैं, आनंद वासु, आनंद ठाकुर, बिहारी लाल या मृत्युंजय राठौर। इसमें से कौन सा होगा। तो 25वें का जो करेक्ट आंसर है वो आनंद वासु हो जाएगा, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 26वें की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने नागपुर से कोरबा के बीच देश की सबसे लंबी, करीब 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर रिकॉर्ड बनाया। मालगाड़ी का काम क्या होता है, तो सामान ढोना, कोयला या जितना भी भारी भरकम सामान होता है जो कि रोडवे के द्वारा नहीं जाया जा सकता, उसको यहाँ पे रेल रोड से ले जाते हैं। तो ये चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस रेलगाड़ी का नाम क्या है, मतलब इस मालगाड़ी का नाम आपको बताना है। नीचे दिया है कालिया, शेषनाग, अच्छे नाम है, नागपुर एक्सप्रेस और कोबा एक्सप्रेस। अब इसमें से कौन सा होगा। 26वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा शेषनाग, ये बी वाला इसका सही है, बढ़िया नाम है, याद हो जाएगा। इसके बाद 27वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ शहर का नाम दिया है बिलासपुर, धमतरी, जगदलपुर या रायगढ़। ये छत्तीसगढ़ के शहर हैं, इनमें से देखकर बताइए कौन सा होगा। तो 27वें का सी हो जाएगा, ये जगदलपुर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जगदलपुर है। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 का जो इंडेक्स है इसमें भारत का 48वां स्थान है। भारत की पोजीशन दे दी है, हो सकता है कि प्रश्न में भारत की पोजीशन भी पूछ ली जाए, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब पूछा यह गया है कि सूचकांक में एकदम टॉप पे कौन है, सबसे पहले स्थान पर कौन है। तो आप जानते हैं कि अधिकतर जो स्कैंडिनेवियन देश होते हैं वो ऐसे जो सूचकांक जारी होते हैं इनमें टॉप करते हैं। यहाँ पर फिलहाल नाम दिया है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन। तो इसमें से कौन सा होगा।
ये आप 28वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, तो इसका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है, ये स्विट्जरलैंड है। इसके बाद आगे चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। और 29 को देखने से पहले जरा सा यहाँ वापस चलते हैं। यहाँ जो नवाचार सूचकांक है इस पर और भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि ये आपने देखा कि स्विट्जरलैंड यहाँ पे पहले स्थान पे है, तो ये प्रश्न उठेगा कि इसमें सेकंड और थर्ड पोजीशन किसकी है। तो इसमें अगर देखिए तो स्विट्जरलैंड की फर्स्ट पोजीशन है, उसके बाद स्वीडन है, दूसरी पोजीशन स्वीडन की है, इसके बाद अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है, फिर नीदरलैंड है। इस क्रम से ये देश शुरुआत में जो टॉप पोजीशन है उसमें मौजूद है। और दक्षिण कोरिया जो इसमें देश है वो रैंकिंग में पहली बार जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें शामिल हुआ है। ये भी एक नई बात है, साउथ कोरिया को इसमें जो टॉप 10 वाली लिस्ट है उसमें स्थान मिला है। तो ये कुछ हमने देखा नवाचार के मामले में यहाँ जो तरक्की हासिल हुई है, और हमारा देश थोड़ा पिछड़ गया है, 48वें स्थान पे है। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। यहाँ कहा गया कि हाल ही में किस राज्य में वनवासियों का समर्थन करने के लिए इंदिरा वन मितान योजना ये लॉन्च की गई है, और ये कौन सी राज्य सरकार है। तो असम, छत्तीसगढ़, गोवा या राजस्थान, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, इसका जो बी वाला इसमें आंसर है वो परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं इसमें 30वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय इसका नाम है, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। देखिए जो संस्कृत पाठशालाएं होती हैं इनको संस्कृत विद्यालय कम और संस्कृत पाठशालाएं कहा जाता है, एकदम विशुद्ध हिंदी वाला नाम। तो इनके नाम थोड़े से बहुत ही वैदिक टाइप के होते हैं, जैसे धर्म रक्षिणी संस्कृत पाठशाला, इस प्रकार से। तो यहाँ भी कहा गया है कि ये सप्तमी गुरुकुल जो संस्कृत विद्यालय है इसका हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस या नेपाल, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका डी हो जाएगा, ये नेपाल में खुली है। यहाँ आप देख लीजिए, नेपाल इसका होगा, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद 31वें नंबर के प्रश्न को देखिए। हाल ही में किस राज्य के हरमल मिर्च, मोइरा केला और खाजे को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग किन किन चीज़ों को मिलता है, इस पर बहुत से प्रश्न बनते हैं और बनते रहेंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये 3 चीज़ें हैं, हरमल मिर्च है, मोइरा केला है और खाजा है। खाजा एक प्रकार की मिठाई होती है। तो इसमें से कौन सा होगा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा या अरुणाचल, देख लीजिए। तो 31वें नंबर का जो प्रश्न है इसका सी वाला हो जाएगा, ये गोवा है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 32वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अगस्त 2020 में आरबीआई के द्वारा जारी वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से लेकर 25 तक इसकी स्ट्रेटेजी चलेगी। तो इसमें 5C जो 5C हैं उनको शामिल किया गया है। अब ये जो 5C है यानी 5C को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इनका अलग अलग मतलब क्या है ये नीचे दिया हुआ है। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही है, देखकर बताइए। पहला जो है उसमें कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद कंटेंट, कैपेबिलिटी, कंज्यूमर, कैटलॉग और कम्युनिटी दिया है। इसी प्रकार से कैशलेस, कमेंट, कोलैबोरेशन, कंटेंट और सेंटर दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, और डी वाले में कहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5C जो है उनका मतलब अगर आपको पता है तो आप इसमें से खोज लेंगे, देखकर बताइए। इसका ए वाला ही सही है, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये इसका जो 5C वाला एजेंडा है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद 33 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि शौर्य KGC कार्ड जो है इसके संबंध में आपको सही कथन का चुनाव करना है। और इस कार्ड की शुरुआत, यहाँ 2 स्टेटमेंट है, तो इस कार्ड की शुरुआत HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए की है। नाम से लग रहा है कि ये सेना या जो मिलिट्री विभाग है उससे जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे HDFC बैंक के द्वारा इसे जो भारतीय सशस्त्र बल है उनके लिए लॉन्च किया गया है। और इस कार्ड पर 10 लाख रुपए का लाइफ कवर दिया जाएगा, मतलब ये बीमा टाइप का है। तो इसमें आप बताइए कि कौन सा सही है। 33वां, इसका सी वाला हो जाएगा, दोनों ही सही है। HDFC बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम याद रखिएगा और किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, तो भारतीय जो सशस्त्र बल है उनके लिए। और इसका जो यहाँ लागत है वो 10 लाख रुपए का है, मतलब इतना ये कवर करेगा। इसके बाद 34 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग इनके जन्म दिवस पर मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या था। देखिए पहली चीज तो यहाँ ये नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम आप देख रहे हैं, डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, इनको याद रखिएगा। और इनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व हेपेटाइटिस डे जो है, मतलब इंटरनेशनल हेपेटाइटिस डे 2020, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इसका थीम देख लीजिए, इसमें से कौन सा होगा। फाइंड द आवर फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं। हिंदी वाला जो है उसमें उच्चारण में थोड़ी दिक्कत है। इसके बाद सेव योर फियर फ्रॉम हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस लेस आवर फ्यूचर, इसमें से कौन सा होगा, देख लीजिए। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है इसे आप देख रहे हैं, इसका बी वाला सही होगा, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, यानी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। इसके बाद आगे चलते हैं। 35 को आप देख रहे हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो यूरोपीय संघ ने आवास निर्माण के क्षेत्र की महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए, मतलब जो आवास या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाला काम होता है, कुल मिलाकर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उसमें महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए परियोजना निर्माण श्री इसको लॉन्च किया है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद यह परियोजना जो है ये महाराष्ट्र के बीड और उसकातेबाद जिलों और ओडिशा का जो ढेकनाल और जाजपुर जिला है वहां पर लागू की जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, उसके नाम दिए हुए हैं। देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, कोई एक सही हो सकता है या दोनों सही हो सकते हैं या कोई भी इसमें से सही नहीं हो सकता है, देख लीजिए। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। यूरोपीय संघ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, निर्माश्री या निर्माणश्री। और उसके बाद ये महाराष्ट्र और जो ओडिशा राज्य है वहाँ पे 2-2 जिलों में लागू की गई है। इसके बाद आगे चलते हैं। 36 को देख लीजिए। यहाँ कहा गया कि हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है NCPUL, इसके द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है। तो नीचे दिया हुआ है कानपुर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या लखनऊ, इसमें से कौन सा होगा। तो 36 का हो जाएगा नई दिल्ली, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके बाद 37 को देखते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, उसमें से जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है।
तो कहा गया पहले वाले में कि पीयूष गोयल ने 9 अगस्त 2020 को 2 दिवसीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन एनपीपीसी 2020 डिजिटल प्रदर्शनियों और सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। इस प्रश्न को आपको देखकर कुछ महसूस हो रहा है? ये दोबारा आप पढ़ रहे हैं, मतलब ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें दोनों सही है। इसका जो थीम वाक्य था वो दिया है और इसमें जो डेट है वो दी हुई है, लॉन्च करने वाले और आयोजनकर्ता जो मंत्री हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो ये इसमें सी वाला सही है। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। ये रिपीट कर गया है। इसके बाद आगे चलते हैं 38 की ओर। यहाँ पर कहा गया कि 14 से लेकर 28 अक्टूबर, माफ कीजिएगा 14 से लेकर 18 अक्टूबर 2020 के बीच में IHGF दिल्ली फेयर ऑटम के 50वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? नई दिल्ली, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या मुंबई? 4 यहाँ पे शहरों के नाम दिए हुए हैं। देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ये आप देख रहे हैं, इसका सी वाला परफेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। तो 39 वाला जो है इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बिहार का जो पटना क्षेत्र है यानी राजधानी क्षेत्र है वहां के डीएम कुमार रवि को प्रतिष्ठित सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड के लिए चुना गया है। वो कौन सा IIT है ये आपको इसमें से बताना है। तो यहाँ देख लीजिए IIT इंदौर, IIT खड़गपुर, कानपुर या पटना, कौन सा होगा? तो 39 का हो जाएगा IIT कानपुर। यहाँ पर बिहार का ये संबंध है तो ये मत समझिएगा कि IIT पटना है, ये है IIT कानपुर। इसके बाद आगे चलते हैं 40वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर 1 पे है। जो जैविक किसानों की यहाँ संख्या है यानी ऑर्गेनिक फार्मर्स की, उसके मामले में भारत एकदम टॉप पे है। जैविक खेती के तहत यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके तहत कुल रकबे की दृष्टि से, कुल जो क्षेत्रफल है एरिया, उसकी दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? किसानों के मामले में नंबर 1 पे है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में जो जिस इलाके में ये जैविक खेती की जाती है उस मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 9वां है, 10वां है, 5वां है कि 7वां है? कौन सा होगा देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा ए वाला, 9वें स्थान पर भारत है। वैसे अगर देखा जाए तो सिक्किम जो है वो पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बना है। इसमें अगर राज्यवार आंकड़ा आप देखना चाहें तो सिक्किम का इसमें पहले मतलब पूर्ण रूप से ये जैविक राज्य के तौर पे डिक्लेयर हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं 41वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ कहा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, इसके अवसर पर 5 जो खिलाड़ी हैं उनको वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और निम्नलिखित में से कौन सा जो खिलाड़ी है वो इसमें शामिल नहीं है? कौन सा नाम इसमें शामिल नहीं था 5 की लिस्ट में, उनको आपको बताना है। रोहित शर्मा, क्रिकेट से इनका संबंध है। रानी रामपाल और मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। देखिए रानी रामपाल जो है वो हॉकी से और मनिका बत्रा ये जो है ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। उसके बाद मरियप्पन थंगवेलु, इनका एथलीट मतलब ये एक एथलीट है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि विनेश फोगाट है, तो आप जानते हैं कि ये पहलवान है, रेसलिंग से इनका संबंध है। और बबीता फोगाट ये भी पहलवान है, दंगल मूवी आपको याद आ रही होगी। तो यहाँ आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सी इसमें शामिल नहीं है जिन्हें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। देख लीजिए तो 41वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो बबीता फोगाट होगा, इन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर इन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है तो बाकी जो 3 हैं, 3 नहीं बल्कि यहाँ पे ये 2 नाम हो गए और ये 1 हो गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये सब इसमें शामिल है। तो यहाँ जिनको शामिल किया गया उनके नाम भी आपको मालूम हो गए और जिन्हें नहीं शामिल किया गया उनका भी नाम आपको मालूम हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं 42वें नंबर के प्रश्न को देखिए। फोर्ब्स पत्रिका जो है उसके द्वारा ये मैगजीन जो है इसके द्वारा द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 यानी ज्यादा जो यहाँ पे पारिश्रमिक पाने वाले एक्टर्स हैं उनका 2020 का एक सूचकांक जारी किया गया है और उसमें सबसे महंगे एक्टर्स की जो सूची है शीर्ष स्थान किसका है? एकदम टॉप पे कौन है जो सबसे ज्यादा मेहनताना हासिल करता है? तो आप जानते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसमें बढ़िया पारिश्रमिक मिलता है यानी करोड़ों की जो कमाई है वो होती है और जो हॉलीवुड वाला सेक्टर है वहाँ तो डॉलर में होती है तो और ज़्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी अमीरी इन लोगों के ऊपर हावी रहती है। फिलहाल इसमें से कौन से सबसे इसमें शीर्ष स्थान पर रहते हैं इन्हें बताइए। विल डीजल है, शाहरुख खान है, ड्वेन जॉनसन है और उसके अलावा अक्षय कुमार है। इसमें से कौन सा होगा? ड्वेन जॉनसन, द वॉल, यहाँ आप देख रहे हैं द रॉक, वॉल नहीं। यहाँ पर देख लीजिए 42वें नंबर का जो प्रश्न है 4 विकल्प आप देख रहे हैं इसमें से कौन सा होगा? तो 42वें का हो जाएगा सी, ड्वेन जॉनसन। ये जो है ये पहली पोजीशन पे। इसके बाद आगे चलते हैं 43वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। हाल ही में गृह मंत्रालय इसने उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दी है? हरदत्तपुर, शिवपुर, मड़ुआडीह या लोहटा? इसमें से कौन सा होगा? 43वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा तो देखिए 43वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये मड़ुआडीह का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके काशी रेलवे स्टेशन या बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पीछे जो आपने ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स का नाम देखा था उसमें एक चीज देख लीजिए, अभिनेता अक्षय कुमार का यहाँ नाम दिया है। तो अक्षय कुमार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में 6वें स्थान पर है। इनकी जो पोजीशन है वो 6th पोजीशन पे है यानी इनकी जो कमाई है वो 48.5 मिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये भी अच्छा खासा कमाते हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 43वें को आपने देखा, इसका मड़ुआडीह होगा। 44वें की ओर चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 29 जुलाई 2020 को बहुप्रतीक्षित लंबे समय से इस पे मारधाड़ चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो 5 जो फ्रांसीसी राफेल विमान है वो किस वायु सैन्य अड्डे पर आ गए, मतलब इनका आगमन हुआ। तो कौन सा वो सैन्य अड्डा था? मतलब ये हवाई अड्डा तो है लेकिन सेना का है। तो किस राज्य में है ये आपको बताना है। हरियाणा का अंबाला है, झारखंड का रांची है, गुजरात का अहमदाबाद है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? देख लीजिए। तो इसका जो हरियाणा का अंबाला है वो परफेक्ट होगा, यहाँ पर इनका आगमन हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं 45। यहाँ पर नीति आयोग के विषय में कहा गया है कि नीति आयोग का जो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 है। अब यहाँ तो एक उत्तर यहीं से मिल गया, नीति आयोग के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है, निर्यात तत्परता सूचकांक। अब ये जो 2020 का संस्करण है इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा गया है कि निर्यात तत्परता सूचकांक यानी ईपीआई का मतलब क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए।
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, ये इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में, और हिंदी वाला आपने देखा तो इसमें गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है और गुजरात इसमें टॉप पे है। सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र इसमें मतलब दूसरे और तीसरे पोजीशन की बात की जा रही है, तो महाराष्ट्र जो है वो सेकंड है और तमिलनाडु जो है वो थर्ड है। अब आप बताइए कि सही कौन सा है। 45 को आप देख रहे हैं, तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपने देखा इसका सी वाला हो जाएगा। दोनों ही सही है। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? गुजरात को। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तमिलनाडु को। इसमें अगर टॉप 10 को आप देखिए, इसका सी वाला सही है। टॉप 10 को आप देखिए तो इसमें नाम आप देख सकते हैं अन्य जो राज्य हैं, बाकी जो 3 है उन्हें तो आपने देखा ही। पहला कौन सा हुआ? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, उसके बाद राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल। ये जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें शामिल राज्यों के नाम दिए हुए हैं। इसमें ना तो यूपी है ना बिहार है, इधर के कोई राज्य शामिल नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ अगला जो 46 नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया और वर्ष 2020 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड है वो किसको दिए जाने की घोषणा की गई है। ये जो अवार्ड है ये किसको दिया जाएगा? तो प्रोफेसर अशोक साहनी, प्रोफेसर बीरबल साहनी, डॉक्टर धनंजय मिश्रा या डॉक्टर निर्मल जैन, इसमें से कौन सा नाम होगा ये आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो इसका ए वाला सही होगा, प्रोफेसर अशोक साहनी। आगे चलते हैं। 47वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर जून 2020 का आंकड़ा दिया हुआ है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 12,247 एमएसएमई और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक ऑनलाइन नगद सहायता पहल एट वन क्लिक इसको शुरू किया गया। मतलब ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा ये एट वन क्लिक नाम का जो पहल है ये शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य आप देख रहे हैं ये सहायता देना है एमएसएमई सेक्टर और जो जितनी भी बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां होती हैं उनको। राज्य आपको देखना है इसमें मिजोरम है, यूपी है या गुजरात होगा या राजस्थान होगा, कौन सा होगा इसमें से? तो 47वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी गुजरात। एट वन क्लिक जो है इसके द्वारा करीब 1369 करोड़ रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की गई। यहाँ जो लागत है वो अच्छी खासी है। इसके बाद चलते हैं 48 की ओर। तो 48वें प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी, इसका जो 11th नंबर का एडिशन है वो 4-5 सितंबर यानी 4 और 5 तारीख जो सितंबर की थी 2020 में, उसमें बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था। और यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच में, मतलब यहाँ नौसैनिक अभ्यास था, तो किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच में ये संपन्न होता है। द्विपक्षीय का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 पक्ष रहे होंगे, 2 देश रहे होंगे। तो यहाँ दोनों देशों के नाम भारत तो इसमें अनिवार्य रूप से रहेगा। उसके अलावा कौन सा दूसरा देश है? फ्रांस है, रूस है, चीन है या अमेरिका है? इसमें से देखकर बताइए। 48वां, तो इसका बी वाला हो जाएगा। ये भारत और रूस के बीच में संपन्न हुआ है। भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस। इसके बाद आगे चलते हैं। 49वें नंबर के प्रश्न को देखिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान, अब यहाँ पे देख लीजिए ये उत्तर प्रदेश का डाटा है। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इसके संबंध में आपको सही कथन का चुनाव करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में ये कहा गया है कि ये जो अभियान है इसकी शुरुआत 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, ये आपने देखा। और इस अभियान के तहत 5000 टूल किट वितरित किए जाएंगे और ये 100 दिनों तक चलेगा, ऐसा दिया हुआ है। अब आप बताइए कि सही कौन सा है। तो इसका जो सी वाला है वो सही होगा, यानी पहला और दूसरा इसमें परफेक्ट है। लेकिन जो यहाँ ये दिन दिया हुआ है 100 दिन का दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर 125 होगा। यहाँ 100 नहीं होगा बल्कि 125 डेज का ये होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 50वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA जो है, ISA का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। 87वें नंबर का जो देश है वो कौन सा बना है? इजराइल है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है या निकारागुआ है? इसमें से कौन सी कंट्री होगी देखकर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकारागुआ होगा। इसका जो डी वाला है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 51वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 51, यहाँ कहा गया कि वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 अभी हाल ही में जारी हुई है और इसमें डाटा दिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, जो सही हो उसका चुनाव कीजिएगा। पहले वाले में कहा गया कि भारत में 2019 में टीबी के मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसके नए मामले 24.04 लाख पहुंच गए हैं, इतने हैं। इसके बाद बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो गुजरात को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कहा गया है कि छोटे राज्यों में नागालैंड, त्रिपुरा दोनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। अब आप बताइए कि जो 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं इसमें से सही कौन सा है। देखिए सभी सही है, जितने दिए हैं तीनों के तीनों यहाँ एकदम सच बोल रहे हैं। इसका कुछ यहाँ डाटा देख लीजिए। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं मतलब यूटीज हैं, उनमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव वाला जो क्षेत्र है उनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मानित किया गया है। ये इसमें डाटा है, मतलब यूटी का जो डाटा है उसको भी देख सकते हैं आप। बाकी जो है उसे तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका डी वाला परफेक्ट था, उपर्युक्त सभी। 52 को देखिए। हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में पहले स्थान पर जो राज्य है वो कौन सा है। यहाँ राज्य का नाम दिया है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसमें से कौन सा राज्य होगा देखकर बताइए। तो अगर देखा जाए तो इस मामले में तमिलनाडु राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। तो इसमें जो बी वाला आंसर है वो तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद 53 की ओर चलते हैं। 53 में कहा गया है कि नशीली दवाओं का जो दुरुपयोग और उसकी स्मगलिंग होती है उसके खिलाफ इंटरनेशनल डे 2020 26 जून की जो तारीख है उस पर मनाया गया। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इनलीगल ट्रैफिकिंग 2020, ये इसका पूरा नाम है। ये एक इंटरनेशनल डे है, तो इसकी तारीख आप यहाँ देख लीजिए 26 जून की है। इसको ये मनाया गया। इसका थीम वाक्य क्या है ये आपको बताना है। तो पहला है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बेटर फ्यूचर फॉर बेटर लाइफ, बेटर नॉलेज फॉर बेटर लाइफ। इसमें से कौन सा होगा? सब बेटर बेटर ही है, तो कौन सा बेटर होगा बताइए। 53, इसका ए वाला सही है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये वाला परफेक्ट है। इसके बाद 54 की ओर चलते हैं। यहाँ ज़्यादा इसमें समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये फैक्चुअल है तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 54 यहाँ पर कहा गया कि 14 अगस्त 2020 को वीरता पुरस्कारों की घोषणा होती है
और इन पुरस्कारों की सूची में पहला स्थान किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को दिया गया? ये पुलिस डिपार्टमेंट को मिला है, तो ये किस राज्य का है? दिल्ली का है, जम्मू कश्मीर का है, यूपी का है या हिमाचल का है? ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टेट और यूटी दोनों शामिल हैं। कौन सा होगा? तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ये J&K है, यानी जम्मू एंड कश्मीर। ये आप देख रहे हैं इन पुरस्कारों की सूची में अगर पहला स्थान देखें तो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को मिला है, वहां की पुलिस को, जिसके खाते में 81 मेडल गए। यहाँ मेडलों की संख्या कितनी है? 81 है। और दूसरे स्थान पर यहाँ CRPF है 55 मेडल के साथ, CRPF को 55 यहाँ पदक दिए गए हैं। और तीसरे स्थान पर 23 मेडल के साथ यूपी पुलिस है। यहाँ यूपी पुलिस का जो स्थान है वो तीसरा है, इसे 23 पदक प्राप्त हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट है, उसके बाद CRPF है और तीसरे स्थान पर यूपी है 23 मेडलों के साथ, यूपी की जो पुलिस है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी वाला था। 55वें नंबर के प्रश्न को देखिए, अगस्त 2020 का जो आंकड़ा है उसमें किस राज्य ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? ये सरकार कौन सी है, मतलब कौन सी राज्य सरकार है आपको बताना है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या आंध्र, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सी वाला हो जाएगा, ये राजस्थान की गवर्नमेंट है, ये राजस्थान की सरकार है जिसके द्वारा ये इंदिरा रसोई जो पहल है इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद 56 यहाँ पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 जो यहाँ दिवस मनाया गया है, इसका थीम वाक्य दिया है स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता। ये थीम वाक्य है, तो थीम वाक्य को भी याद रखिएगा। ये कब मनाया गया है, ये डेट नीचे आपको पहचाननी है। तारीख दी हुई है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर, ये आप देख लीजिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो 56 वाला है इसका हो जाएगा डी, ये 17 सितंबर को मनाया गया। इसकी जो डेट है वो 17 सितंबर है। इसके बाद 57 की ओर चलते हैं। 57 में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी तक आपने सही की तलाश की है, यहाँ पर जो गलत है वो आपको खोजना है। तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर पूनम यादव को 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही नहीं है, जैसा कि आपने अभी सुना। तो राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर पूनम यादव को 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद ये कहा गया है कि 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। घर पर क्यों? क्योंकि कोविड फैला हुआ है, तो ये थीम था। अब आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए इसमें जो गलत है, यहाँ नीचे विकल्प भी आप देख रहे हैं, दोनों गलत हो सकता है, कोई गलत नहीं हो सकता है या कोई एक गलत हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 57 का वो हो जाएगा ए वाला। इसमें पहला वाला गलत है, बाकी दूसरा वाला सही है। यहाँ जो थीम वाक्य दिया है वो एकदम सही है। यहाँ जो जानकारी है ये गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर के संजीता चानू इनको 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार ये दिया जाएगा। तो यहाँ नाम जो दिया है ये पूनम यादव का नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका जो 58 नंबर का क्वेश्चन है इसको देखिए, अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग 2020 जो जारी हुई है, इसमें कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पहले स्थान पर है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या IISc बेंगलोर, इसमें से कौन सा होगा? तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो मद्रास हो जाएगा, IIT मद्रास, इसका जो पहला वाला है वो होगा। अब इसमें सेकंड पोजीशन किसकी है तो इसको देख लीजिए। IIT बॉम्बे जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे है और रैंकिंग में भी ये दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली है, ये क्रम से ही दिए हुए हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इस क्रम से ये मौजूद है। और उसके बाद चौथा स्थान भी यहाँ एकदम सही है, बेंगलोर का। तो यहाँ तक हमने देखा। और पांचवा स्थान किसका है? जब चार आपने देखा तो पांचवा भी सुन लीजिए, IIT खड़गपुर जो है वो पांचवें स्थान पे है। ये किस चीज का स्थान हम लोग देख रहे हैं? तो अटल नवाचार संस्थानों की जो रैंकिंग है उसको देख रहे हैं, मतलब ये इनोवेशन इंस्टीट्यूट के तौर पे यहाँ चुने गए। इसके बाद 59 को देखिए, 59 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक, मतलब विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत ने 43वां स्थान प्राप्त किया है। ये जारी किसने किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इस सूचकांक में पहली पोजीशन पे कौन है ये आपको बताना है। तो भारत की रैंकिंग भी याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है कि इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। 43वां स्थान है, पहले स्थान पे कौन है ये बताइए। 59 का कौन सा होगा? यहाँ नाम दिया है, सिंगापुर है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है और नीदरलैंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा, यानी सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। अब सेकंड और थर्ड कौन है और फोर्थ कौन है? तो देखिए सेकंड पोजीशन पे डेनमार्क है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ स्विट्जरलैंड है और जो इसमें फोर्थ पोजीशन है वो नीदरलैंड की। यहाँ भी वही उसी क्रम से दिया है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है और नीदरलैंड है, इसी क्रम से ये मौजूद है। इसके बाद आगे चलते हैं। 60 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि पहला रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, गुजरात जो है वो थर्ड ऑप्शन है इसमें और अरुणाचल जो है ये फोर्थ ऑप्शन है। इसमें से कौन सा होगा? 60वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी अरुणाचल। ये जो क्षेत्र है ये अरुणाचल का होगा। यहाँ पर पहला जो रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं। और एक बात और कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है यानी KVIC के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी गांव, मतलब आप जानते हैं कि अरुणाचल क्या, जो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन की अच्छी खासी तादाद है। तो आदिवासी गांव चुल्लू, इस गांव का नाम है चुल्लू, यहाँ पे रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र यानी सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोला जाएगा। और ये राज्य आपको पता होना चाहिए और यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा। तो इसको खोलने वाली संस्था कौन सी है? ये KVIC है, यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग है। इसके बाद आगे चलते हैं। और खोला कहाँ पर जा रहा है? चुल्लू में। ये कुल्लू नहीं है, ये चुल्लू है।
ठीक है। इसके बाद 61 को चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 का जो संस्करण है उसके संबंध में आपको जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है उसमें से सही का चुनाव करना है। 3 स्टेटमेंट मौजूद हैं। पहले वाले में कहा गया है कि ये जो इंडेक्स जारी हुआ है इसमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन्होंने शीर्ष जो स्थान है या पोजीशन है उसको प्राप्त किया है। इसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि छोटे राज्यों में गोवा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तीसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह जो है ये रैंकिंग में टॉप पे है। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, नीचे विकल्प आप देख रहे हैं, केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या उपर्युक्त सभी। तो कोई 2 इसमें सही नहीं हो सकता, या तो सही होगा तो तीनों सही होगा और नहीं तो कोई एक सही होगा। देखकर बताइए 61। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ही होगा। इसमें जितने हैं सबके सब सही है। यहाँ जो रैंकिंग दी है उसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो शीर्ष स्थान है सूचकांक में वो तमिलनाडु, गुजरात, पहले गुजरात है उसके बाद तमिलनाडु है उसके बाद महाराष्ट्र है, यानी जो नंबर 1 की पोजीशन है वो गुजरात की है, उसी क्रम में तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में अगर देखें तो गोवा जो है वो टॉप पे है और जो यूटीज है उनमें अगर देखा जाए तो चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस क्रम में इसको रखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, 62 को देखते हैं। 62वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि हाल ही में बिहार में 9 किलोमीटर लंबाई का कोसी रेल महासेतु इसका उद्घाटन किया गया है और यह जो महासेतु है ये बिहार के 2 जिलों को जोड़ेगा। अब 2 जिलों के नाम आपको बताने हैं। तो निर्मली और सरायगढ़ है, निर्मली और गया है, सरायगढ़ और छपरा है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। कौन सा होगा? तो 62वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि निर्मली और सरायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर कहा गया कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। भारत का सबसे महंगा शहर है। और भारत का जो दूसरा सबसे महंगा शहर है वो कौन सा है, यानी यहाँ ज़्यादा कीमतें अधिक हैं या कॉस्टली है। तो यहाँ शहरों के नाम दिए हैं, लखनऊ है, बेंगलुरु है, नई दिल्ली है और हैदराबाद है। पहले नंबर पर मुंबई है, दूसरे नंबर पर कौन सा शहर होगा देखकर बताइए। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यहाँ पे नई दिल्ली। वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, यहाँ अगर मुंबई पहली पोजीशन पे है तो संभावित है कि दिल्ली होगा, हालांकि तुक्केबाजी करना ये नुकसानदेह भी सिद्ध हो सकता है। देखिए मुंबई के बाद नई दिल्ली जो है ये विश्व स्तर पर 101वीं पोजीशन पे है। दुनिया में जो इसकी रैंक है वो कौन सी है, 101वें स्थान पे है। और चेन्नई जो है वो पूरी दुनिया में यहाँ पे 143वां स्थान रखता है। ये वर्ल्ड रैंकिंग है और अपने देश में देखें तो ये दूसरे स्थान पे है। मतलब पहली पोजीशन पे मुंबई है और सेकंड पोजीशन पे नई दिल्ली है, और सेकंड ही हमको बताना था। वैसे अगर देखा जाए पूरी विश्व सूची को तो उसमें हांगकांग जो है वो सबसे महंगा शहर है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान का जो अशगाबाद है, तुर्कमेनिस्तान देश है, वहाँ का जो अशगाबाद है वो आता है। टोक्यो और जूरिक यानी स्विट्जरलैंड वाला एरिया ये तीसरे और चौथे स्थान पे है। यानी तीसरा स्थान किसका है, टोक्यो का है, और जो 4th पोजीशन है वो ज्यूरिक की है। ज्यूरिक कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो इस प्रकार से विश्व रैंकिंग हम देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ भारत का पूछा था तो दूसरे पोजीशन पे नई दिल्ली है। इसके बाद 64वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। 17 अगस्त 2020 को किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं इस अभियान की शुरुआत की है। ये कैंपेन शुरू करने वाला कौन सा बैंक है। यहाँ पर SBI का नाम दिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या एक्सिस बैंक है। इसमें से कौन सा होगा देखकर बताइए। तो 64वें नंबर के प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी ये पंजाब नेशनल बैंक है। यहाँ आपने देखा इसका जो PNB वाला आंसर है वो सही होगा। इसके बाद 65, इसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। और इस टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष है वो कौन है ये आपको बताना है। किसे चुना गया है, विधु जेटली है, जया जेटली है, या शीला दीक्षित है, या सुधा पाटेकर है। इसमें से कौन सा होगा। इसमें थोड़ा आसान विकल्प है, इनमें से आप आराम से पता लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका हो जाएगा बी वाला, ये जया जेटली है। नेक्स्ट 66, 66वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के लिए यूपी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मतलब उत्तर प्रदेश के साथ ये एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये कौन सी कंपनी है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है या ई-कार्ट है। कौन सा होगा इसमें से। तो ये काम कौन कर सकता है, इतनी हैसियत किसके पास है, या तो अमेजन के पास होगी या फ्लिपकार्ट के पास होगी। तो इसमें से बताइए कौन सा होगा। तो ये फ्लिपकार्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा जो क्षेत्र है उसको कवर करना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ये किसी भारी भरकम कंपनी के ही बश की बात हो सकती है। तो यहाँ पे अमेजन या फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं 67 को देखिए। 67 में ये कहा गया है कि हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मैत्रेयी नाम के कार्यक्रम में साझेदारी और स्वस्थ और ऊर्जा कुशल भवन पहल का आरंभ किया गया। ये कुछ लंबा सा स्टेटमेंट है। तो इसका उद्देश्य क्या है कुल मिलाकर, मतलब इसको किस पर्पज से लॉन्च किया गया है। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो 4 में से 3 ही विकल्प काम के हैं। चौथे वाले में ये कहा है कि कोई सही नहीं है। तो देखिए पहले वाले में ये कहा गया है कि लागत प्रभावी ऊर्जा को अपनाना पहला इसका उद्देश्य हो सकता है, या ऊर्जा की कीमत को कम करना इसका पर्पज हो सकता है, या सस्ती एनर्जी को डेवलप करना, उसका निर्माण करना ये उद्देश्य हो सकता है, या कोई उद्देश्य इसमें से नहीं है। बताइए। तो 67वें का जो करेक्ट आंसर है वो है लागत प्रभावी ऊर्जा को अपनाना, ये वाला, अडॉप्ट कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। ये इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आप देख रहे हैं। इसके बाद 68वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। 13 अगस्त 2020 को फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया की फिल्म अभिनेताओं की सूची में शीर्ष जो 10 अभिनेताओं की सूची है उसको जारी किया है। मतलब ढेर सारे अभिनेताओं की लिस्ट है, लेकिन उसमें से टॉप 10 जो जारी हुई है उसमें किस भारतीय फिल्म अभिनेता को शामिल किया गया है ये आपको बताना है। पीछे आपने ऐसा ही मिलता जुलता एक प्रश्न देखा है, हालांकि प्रश्न का स्वरूप कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। तो उस जानकारी के आधार पर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, वहाँ जो आपने देखा था। यहाँ देख लीजिए, सलमान खान है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है और अमिताभ बच्चन है। तो आपने अक्षय कुमार को देखा था कि ये जो विश्व रैंकिंग है उसमें स्थान रखते हैं टॉप 10 में। तो यहाँ आराम से आप उस पर पहुंच सकते हैं। पीछे जो प्रश्न था उसकी सहायता से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ अगले वाले को देखिए और यहाँ पे डॉइन जॉनसन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। इसके बाद 69वें नंबर के प्रश्न को देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप, और इसका नाम क्या है, मेरा वतन, इसको लॉन्च किया है। ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात। देखिए मेरा वतन नहीं बल्कि मेरा वेतन होगा, और यहाँ पे एडिशन नंबर 1 इसका लॉन्च हुआ है, यानी और सारे एडिशन इसके आने वाले हैं। फिलहाल यूपी, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गुजरात, इसमें से कौन सा राज्य होगा जहाँ के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है, बताइए। तो 69 का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद 70वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसने पलवल से सोहना मानेसर खरखौदा होते हुए, अच्छे अच्छे नाम है, यहाँ आप देख रहे हैं, पलवल से सोहना मानेसर खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। ये एक स्टेटमेंट है। अब ये कहा जा रहा है कि इस परियोजना की लंबाई कितनी है, इतना लंबा क्षेत्र ये कवर कर रही है तो कितनी लंबी है। अब लंबाई वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं दी है, लेकिन फिर भी जो है उसे देखिए, 111.7 है, 121.7 है, 131.7 है और 141.7 है। सभी लंबाइयाँ किलोमीटर में है। इसमें से कौन सा होगा, इसे देख लीजिए। तो 70वें नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ये 121.7 किलोमीटर पूरा लंबाई वाला रेंज कवर करता है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद 71वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 71वें प्रश्न में ये कहा गया है, इसे देख लीजिए, कि हाल ही में किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, और यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। मतलब जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो रोजगार देने वाली कंपनियां हैं या संस्थाएं हैं जो रोजगार की प्राप्ति के इच्छुक युवा हैं उनके साथ संपर्क कर सकें, इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल कराता है। तो ये कौन सा है, मतलब किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यूपी के द्वारा, असम के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा या गुजरात के द्वारा, कौन सी सरकार है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, ये कर्नाटक है, यहाँ राज्य का नाम कर्नाटक होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 72 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि हाल ही में किस प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता को मानवता के लिए गुलबर्गियन पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ग्रेटा थुनबर्ग, इनका नाम काफी पहले से ही फेमस रहा है। और उसके बाद महेश गुप्ता, मलाला यूसुफजई और अमर्त्य सेन, इसमें से कौन सा होगा। यहाँ देखिए एक प्रश्न में चीज दी हुई है कि जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता। अब नीचे जो 4 नाम दिए हैं उसमें देख लीजिए कि जलवायु परिवर्तन या इस तरह की चीजों से किसका संबंध हो सकता है। तो 72वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा। ये ग्रेटा थुनबर्ग है, इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर इसमें इस क्षेत्र में हिस्सा लिया है। बाकी अगर आप देखें तो मलाला यूसुफजई का संबंध महिलाओं की शिक्षा या महिलाओं के अधिकारों से है, मतलब लड़कियों से है, और अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ आसानी से आप 2 विकल्पों में से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये ग्रेटा थुनबर्ग है, स्वीडन की हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद 73वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ लेखकों ने अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 के विजेता के रूप में किसकी घोषणा की। यहाँ नाम आपको दिए हुए हैं, कृतिका पांडे है, ऋतिक रोशन है, सुनील मेहता है, रंजना कुमारी है, इसमें से कौन सा होगा। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा, यानी कृतिका पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इसमें कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के हिसाब से किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है, या वहां पर बनेगा, ऐसा दिया हुआ है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। अब यहाँ पर जितने राज्य हैं उसमें 2 जो है वो हिमालयी राज्य हैं, एक तो उत्तराखंड है, दूसरा हिमाचल है। बाकी दोनों जो है वो मैदानी और तटवर्ती राज्य हैं, जैसे कि मैदानी राज्यों में उत्तर प्रदेश है और तटवर्ती राज्यों में गुजरात है। अब आप देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। 74, तो आप जानते हैं कि हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाएगा, ये हिमालय वाले क्षेत्र में ही पाया जाएगा, जहाँ बर्फ होगी वहीं तो रहेगा। तो ये गुजरात में कहाँ से पहुंच जाएगा। या ये हो सकता है कि कृत्रिम संरक्षण केंद्र बनाया जाए, लेकिन उसके अनुकूल जलवायु यहाँ पर नहीं होगी, यूपी में भी नहीं हो सकती उतनी अनुकूल जलवायु, खासतौर पे जालौन वाले क्षेत्र में। तो बचता है सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल। अब इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा होगा, बी होगा या सी होगा, देखकर बताइए। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला होगा, उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है वहां पर इसे खोला जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 75 को देखते हैं। 75 में कहा गया है कि 10 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। मोदी जी कहीं भी उद्घाटन करने जाने से बचते थे, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से ये मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो तरीका है उन्हें अपनाया गया था। तो यहाँ देख लीजिए 10 जुलाई 2020 को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का, रीवा मध्य प्रदेश का, इसके बाद जयपुर राजस्थान का, गुवाहाटी असम का। वो दूसरों को भी यही संदेश देते थे कि अपने घरों में रहिए, वहीं से अपने कार्यकलापों को अंजाम दीजिए, और खुद भी उस पर अमल करते थे। तो अच्छी बात है, आप दूसरों को कह रहे हैं तो खुद पहले पालन करना आवश्यक है ना, तो इन्होंने पालन किया। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ कानपुर यूपी का है। ये 4 ऑप्शन आपने देखे, इसमें से कहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है पूरी एशिया का, मतलब सिर्फ देश नहीं पूरे कॉन्टिनेंट में ये सबसे बड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो 75 आप देख लीजिए, इसका बी वाला होगा, ये रीवा मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहां पे किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, 75 का बी। 76 को देखते हैं। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन IRAD ये जो दिया हुआ है, इसका पूरा नाम एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना है, इसका पूरा नाम भी दे दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो नाम से आधा उद्देश्य तो वैसे ही स्पष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ मिलते जुलते ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से देखकर बताइए। 76 का जो करेक्ट आंसर है वो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ए वाला करेक्ट, मतलब प्रमोटिंग रोड सेफ्टी। सड़क दुर्घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर लोग अपनी जान गंवाते हैं। असुरक्षा और असावधानी दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जिसकी वजह से जान जाती है। और गाड़ी तो इतना अनाधुन तेजी से चलाएंगे कि फिर पूछना ही नहीं है। और उसके बाद हेलमेट न लगाना, सीट बेल्ट न बांधना, ये सब भी कारण होते हैं। पी कर गाड़ी चलाना, ये भी एक कारण है। तो बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना होती है, अपने मरते हैं और अपने साथ ढेर सारे लोगों को ले बीतते हैं, ये चीज़ें होती हैं।
तो कुल मिलाकर इसका ए वाला सही है। इसके बाद 77 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा इन्होंने हथकरघा बुनकरों के लिए, जो हथकरघा बुनकर हैं उनके लिए बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत जो हथकरघा बुनकर हैं उनको कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा उसका अमाउंट दिया हुआ है। नीचे आप 1000 रुपये देख रहे हैं, 1500 है, 2000 है या 2500 रुपये है। इसमें से कौन सा होगा? 1000, 1500, 2000 या 2500? 77। तो इसे आप देख लीजिए, इसका सी वाला होगा। 2000 रुपये दिए जाएंगे इसमें वित्तीय सहायता के तौर पर। इसके बाद आगे चलते हैं और राज्य सरकार का भी नाम याद रखिएगा। कर्नाटक की सरकार है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के द्वारा इसको घोषणा, मतलब इस योजना की घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य किस तरह का है? तो यहाँ पर जो हथकरघा बुनकर है उनको बुनकर सम्मान योजना के तहत इस निधि से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद 78 को देखते हैं। 78वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है उसकी तलाश हमें करनी है। यहाँ 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। IIT दिल्ली के इमेजिनरी लैब के द्वारा एक आभासी कक्षा सहायता मोबाइल मास्टर जी, इसको विकसित किया गया है, अच्छा नाम है। और उसके बाद जो सेकंड वाला इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की एक 13 वर्षीय छात्रा प्रिया ठकराल को अपने रिसाइकलर्स ऐप के लिए 2020 का डायना अवार्ड दिए हैं। मतलब ये एक स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको तलाशना है। जो सही है वो तो यहाँ दिया ही है। देखिए 79 वाला जो प्रश्न है इसमें 2 स्टेटमेंट में से आपको गलत खोजना था। नीचे विकल्प आप देख रहे हैं कि कोई एक गलत हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं या दोनों सही भी हो सकते हैं। इसका ए वाला जो है वो गलत है। जो IIT दिल्ली का इमेजिनरी लैब वाला इसमें बात कही गई है, आभासी कक्षा सहायता मोबाइल मास्टर जी, ये विकसित करने वाली जो IIT है वो दिल्ली नहीं है बल्कि कानपुर है। IIT कानपुर के द्वारा ये इमेजिनरी लैब डेवलप की गई है जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। बाकी जो दूसरा वाला है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 80वें नंबर का जो प्रश्न है उसको आप देख रहे हैं। कहा गया है कि किस देश ने, ये कौन सा ऐसा देश है जिसने कि अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीकों और हाई एंड उपकरणों को एम्स दिल्ली के साथ बांटने का समझौता किया है, मतलब यहाँ पर उसे इस्तेमाल करने का समझौता किया है। कौन सा ऐसा देश है? बांग्लादेश है, इजराइल है, ईरान है या रूस है? इसमें से कौन सा होगा? तो इसका बी वाला हो जाएगा, इजराइल। इसके बाद आगे चलते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नीला सत्यनारायण ये किस राज्य की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी SEC ये बनी हुई है। और 16 जुलाई, यहाँ पर राज्य का नाम पूछा है, देखिए प्रश्न यहीं पर है। नीला सत्यनारायण किस राज्य की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त थी और इनका 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के कारण देहांत हो गया। ये पहले से ही थी और इनका देहांत 16 जुलाई को कोविड के कारण हुआ है, तो इसलिए चर्चा में है। आप बताइए कौन से राज्य की थी? गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या यूपी? इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला होगा, महाराष्ट्र। इसके बाद आगे चलते हैं। 82वें नंबर के प्रश्न को देखिए। हाल ही में देश का 14वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, ये किसको अपॉइंट किया गया है? इसमें से कौन सा होगा? इसमें नाम दिए हुए हैं 4 विकल्प, मनोज सिन्हा, मनीष प्रभात, हर्ष कुमार या गिरीश चंद्र मुर्मू। इनमें से कौन से होंगे? तो 82वें का जो करेक्ट आंसर है वो गिरीश चंद्र मुर्मू होगा, डी वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। 83वें को देखिए। हाल ही में यहाँ कुरमा ऐप या कर्मा ऐप जो है ये किस पशु प्रजाति को ट्रैक करने के लिए और रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार किया गया है? ये कौन से स्पीशीज के लिए ऑफिशियली लॉन्च किया गया है? छिपकली है, खरगोश है, कछुआ है, मगरमच्छ है? इसमें से कौन सा होगा? तो 83वें नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कछुए के लिए। कछुओं की जो प्रजाति है यानी टॉर्टॉइस, इनकी जो प्रजाति है ये काफी संकट में है, मतलब इस पे प्रदूषण और तरह तरह के जो शिकारी होते हैं उनका खतरा मंडराता रहता है। इसके बाद 84वें नंबर के प्रश्न को देखिए। टाइफून हैशन ये कहाँ पर आया था? ये अभी हाल ही में आया है, किस क्षेत्र में आया है ये आपको बताना है। जो तूफान होते हैं उनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। तो 84वें नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। हैशन इसका नाम है, ये जापान में आया था। इसके बाद आगे चलते हैं। 84वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसका सी वाला सही था। 85वें को देखिए। 85वें में ये कहा गया है कि हाल ही में असम में बाढ़ आने के कारण असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 108 जो जानवर थे वो मर गए, उनकी मौत हो गई। ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? काजीरंगा था, मानस था, ओरंग था या डिब्रू सखोआ था? डिब्रू सखोआ को लेकर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि अरुणाचल में है कि असम में है। तो देखिए असम का एकदम बॉर्डर वाला उधर का एरिया है, मतलब ये सटा हुआ तो है लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो असम में। फिलहाल इसमें से कौन सा था ये आपको बताना है। तो 85वें नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसका ए वाला सही है, काजीरंगा। काजीरंगा आजकल बाढ़ से बहुत ज्यादा परेशान है। इसके बाद 86वें नंबर के प्रश्न में यह कहा गया है कि हाल ही में कहाँ रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूर संचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया गया। भारत एयर फाइबर ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गांधीनगर गुजरात, अंधेरी महाराष्ट्र, अकोला महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सी वाला सही होगा, अकोला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो अकोला है वहां पे से इसका उद्घाटन किया गया है। रेडियो नेटवर्क पर आधारित जो संपूर्ण दूर संचार कनेक्टिविटी है, भारत एयर फाइबर के नाम से इसको कहा जाता है, इसका उद्घाटन केंद्रीय जो HRD इलेक्ट्रॉनिक संचार और IT सेक्टर के मंत्री हैं, मतलब राज्य मंत्री हैं, संजय धोत्रे, इनके द्वारा इसको उद्घाटित किया गया है। और जो राज्य क्षेत्र है उसको आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अकोला है महाराष्ट्र का। इसके बाद आगे चलते हैं। 87वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इंडिया आइडियाज समिट 2020, इसके संबंध में आपको सही कथन का चुनाव करना है। और नीचे यहाँ दिए हुए स्टेटमेंट हैं 3। तो कहा गया है कि सम्मेलन की मेजबानी US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा की जा रही है। शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था बेहतर भविष्य का निर्माण यानी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। इसमें से कौन सा आपका सही है, देखकर बताइए। तो 87वें नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी इसमें जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो सही है, तीनों के तीनों यहाँ सच बोल रहे हैं। इसके बाद 88वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 12 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा या सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया है?
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ये इसका उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना जो है या फसल बीमा की जो सुविधा है वो किसानों तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। तो कौन सी राज्य सरकार है ये आपको बताना है। राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है या उत्तर प्रदेश है, कौन सा होगा? तो 88वें नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी गुजरात। ये गुजरात सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया है, मतलब ये पहल लॉन्च की गई। इसके बाद 89वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, ये जो है इसके संबंध में यहाँ 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना ये है कि सही कौन सा है। तो इस सूचकांक को जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये जारी करने वाली संस्था का नाम है और इस सूचकांक में भारत को 3rd पोजीशन प्राप्त हुई है, चीन इसमें फर्स्ट है और अमेरिका जो है वो सेकंड है, ऐसे दिया हुआ है। अब आप बताइए कि जो 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसमें से सही कौन सा है, विकल्प भी देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा सी वाला, यानी पहला और दूसरा इसमें सही है। इसका जो पहला और दूसरा है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। हाल ही में 5 स्टार गांव योजना महाराष्ट्र में प्रारंभिक आधार पे प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट की गई है और इस योजना को किस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है? तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डाक विभाग है यानी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, या फिर कृषि विभाग है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। 5 स्टार गांव योजना ये किसको, मतलब किसके द्वारा लॉन्च की गई है आपको बताना है। देख लीजिए, और महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है ऐसा दे दिया है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 90 नंबर का जो प्रश्न है इसका बी हो जाएगा, ये डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। डाक विभाग ने देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे प्रमुख जितनी भी डाक योजनाएं होती हैं यानी पोस्ट ऑफिस वाली योजनाएं होती हैं उनका सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांव के नाम से एक योजना को लॉन्च किया है। तो ये डाक विभाग है यानी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं, 91 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शतक लगाने के हम लोग करीब हैं। तो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में तुर्की की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पर इस्तांबुल में स्थित प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को किसमें बदलने का फैसला सुनाया गया है। मतलब ये संग्रहालय है, म्यूजियम है, इसको किसी चीज में कन्वर्ट किया जाएगा, वो चीज क्या है ये आपको बताना है। मदरसा है, मस्जिद है, स्कूल है या अस्पताल है, क्या होगा इसमें से? यहाँ विकल्प आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 91 का वो हो जाएगा बी वाला, यानी मस्जिद में इसको कन्वर्ट करने का फैसला किया गया है। मतलब इसे एक म्यूजियम से यहाँ धर्म स्थल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात है या बुरी, आप जरा बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 92 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिए। हाल ही में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना के तहत जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड इसको शामिल किए जाने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी हो गई? 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना के तहत ये सब किया जा रहा है। तो देखकर बताइए, 20 हो गई है, 24 हो गई है, 25 हो गई है या 21 हो गई है? तो ये 24 हो गई। यहाँ पर जो संख्या है वो 24 होगी, इसे आप देख लीजिए। इसके बाद 93 को देखकर चलते हैं। तो 93 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जो जीडीपी है वो वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अंदाजा है। मतलब ये अंदाजा है, रहेगी कितनी वो देखा जाएगा, लेकिन पहले अनुमान लगाया जाता है। तो 1.5% से लेकर 2.8 या 2.8% से लेकर 3.8 या 2.5% से लेकर 4.2 या उपर्युक्त में से कोई नहीं, कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ए वाला, 1.5 से लेकर 2.8 इतना % रहने का अनुमान है। ये विश्व बैंक का अंदाजा है, तो काफी हद तक ये सटीक भी होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 94 को देखते हैं। तो इसमें कहा गया, यहाँ 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है आपको बताना है। IPL 2020 का जो टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 है, यहाँ ऐसा कहा गया है, मतलब IPL 2020 का जो टाइटल है, ये टाइटल स्पॉन्सर है, यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। टाइटल स्पॉन्सर जो है वो ड्रीम 11 है। इसके बाद IT कंपनी गूगल है। गूगल क्या है? एक IT कंपनी भी है और सर्च इंजन के तौर पे आप इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसने भारत में रोजगार आवेदन हेतु कोरमा जॉब ऐप इसको लॉन्च किया है। इसके बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का जो खिताब है ये इंग्लैंड की रॉनी ओसुलिवाना, इनका नाम है रॉनी ओसुलिवाना, इन्होंने जीता है। तो इन्हें देख लीजिए, 3 स्टेटमेंट कौन सा सही है? 94, इसका डी वाला हो जाएगा, सभी के सभी यहाँ सही है, जितने यहाँ लिखे हुए हैं सब परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं, 95 को देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि 27 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के जो टर्नओवर वाले कारोबारी हैं उनको इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। देखकर बताइए, यहाँ पर 95 में रेंज दी हुई है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख या 80 लाख, कितना होगा? तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी 40 लाख। ये 40 लाख वाला रेंज है। इसके बाद 96 पर चलते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो अगस्त 2020 में मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन रूस में किया गया है और अगस्त 2020 में WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। कौन सा गलत है देखकर बताइए। तो 96 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, दोनों ही सही हैं, यानी कोई गलत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर 97 को देखिए। 97 में ये कहा गया है कि कनाडा का जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक जैसे हमारे देश का नीति आयोग है उसी टाइप का, तो इसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा जारी की गई विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019, याद रखिएगा ये 2019 का संस्करण है। इसके हिसाब से शीर्ष देश कौन सा है? यहाँ 4 देशों के नाम है, स्वीडन, हांगकांग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमेशा आगे रहती हैं, तो इसमें से बताइए कौन सा होगा। 97 का हो जाएगा बी, यहाँ स्कैंडिनेविया पिछड़ गया है, यहाँ पर हांगकांग जो है वो आगे निकल गया है, ये टॉप पे। वैसे अगर देखा जाए तो भारत का इसमें स्थान कौन सा है, अपने देश का भी स्थान मालूम होना चाहिए, तो ये 79वां है, यानी 79 नंबर की जो रैंक है वो भारत को प्राप्त हुई है। इसके बाद 98 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें 3 स्टेटमेंट है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अगस्त 2020 में समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को जांचने के लिए पोरबंदर गुजरात में एक लेबोरेटरी शुरू की गई है। इसके बाद अगस्त 2020 में RBI ने चेक से होने वाली जो धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, उसको रोकने के लिए पॉजिटिव पे नाम की एक शुरुआत की है।
और जुलाई 2020 में उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल को लॉन्च किया है। ये 3 स्टेटमेंट है, अलग अलग क्षेत्रों के भी हैं। इनको देखकर आपको बताना है कि सही कौन सा है। 98 आप देख रहे हैं, तो इसका डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जितने हैं सब परफेक्ट है। आगे चलते हैं। देखिए 99 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये तीनों स्टेटमेंट देख लीजिए, तीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके बाद 99 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर, यहाँ पे 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर यानी एक सप्ताह का जो समय है, इसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तौर पे देश भर में मनाया गया। और इसका विषय क्या था, थीम वाक्य क्या था, ये आपको बताना है। इसका जो डेट है उसको भी याद रखिएगा, 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर। इसका थीम क्या था, सतर्क भारत समृद्ध भारत, सतर्क लोग स्वस्थ लोग, सतर्क विश्व समृद्ध विश्व, या जागरूक भारत समृद्ध भारत। इसमें से कौन सा था? यहाँ उसका जो इंग्लिश वाला विकल्प है उसे भी आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? इसका हो जाएगा ए वाला, सतर्क भारत समृद्ध भारत। इसके बाद 100 नंबर का जो शतक लगाने वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ तक हमने जो सेंचुरी है उसको पूरा कर लिया है। यहाँ कहा गया कि 6 अक्टूबर 2020 को 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। पहले क्या होता था कि पहले नोबेल पुरस्कार सिंगल एक साइंटिस्ट को मिलता था, प्रायः अक्सर ऐसा होता था, बहुत रेयर होता था कि कभी डबल या ट्रिपल लोग जो है उनको प्राप्त हो जाए। आजकल क्या है, किसी एक आदमी की ताब ही नहीं लगी है कि वो नोबेल पुरस्कार जीत सके, इसीलिए कई जने मिल कर लेते हैं या कोई संस्था जो है वो प्राप्त करती है। पहले के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे क्या, ऐसा लगता है। फिलहाल अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 वैज्ञानिक जो है वो एक साथ मिलकर इस पुरस्कार को साझा करेंगे। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें से 3 नाम आपको इसी में दिख भी जाएंगे। तो देखकर बताइए कौन से इसमें नहीं है। रोजर पेनरोज, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। इसके बाद एंड्रिया गेस, ये यूएसए की हैं। इसके बाद रेनहार्ड गेंजेल, ये जो है ये भी यूएसए के हैं। और मारिया जोएपर्ट मेयर, ये अमेरिका के हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। यहाँ जो नहीं है उनको आपको चुनना है। 100 का डी हो जाएगा, मारिया जोएपर्ट मेयर, ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी 3 हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों जने को संयुक्त रूप से फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। ये हमने देखा और यहाँ तक हमने इस मॉक टेस्ट पेपर को कंप्लीट किया है। यहाँ पर 100 एमसीक्यूज के माध्यम से आप अपने करंट अफेयर की जो तैयारी है उसको परख सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। खुद से हल करने का प्रयास एक बार जरूर कीजिएगा और तब तक के लिए नमस्कार।